हाय, देखिए, इससे पहले हम लोग अमीबा तथा पैरामीशियम में पोषण की प्रक्रिया को देखे थे कि उसमें पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, उनकी भोजन क्या होती है, पाचन कहाँ होता है, इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कि आहार नाल पर, ठीक है, या जंतुओं पर, विशेष जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें कैसे होती है। ठीक है, तो जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बकरी या मनुष्य खुद, शेर, गाय, ये सभी उच्च श्रेणी की जंतु में आते हैं। इनके शरीर में एक से अधिक यानी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, यानी कि उच्च श्रेणी के जंतु में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें आहार नाल होती हैं। ठीक है, और आहार नाल, और इनमें जो आहार नाल की लंबाई जो होती है वो लगभग 8 से लेकर 10 मीटर के करीब में होती है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यहाँ से आहार नाल यहाँ से यहाँ तक फैला है, यानी कि कहने का मतलब हमारा आहार नाल है वो मुख गुहा से लेकर यहाँ पर एनस तक, यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, ये सब लेके यहाँ तक एनस तक फैला रहता है। ठीक है, और ये संपूर्ण लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर के करीब में होती है एक वयस्क मनुष्य में। ठीक है, तो हम बात करते हैं आहार नाल के जितने भी इसके भाग हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सभी भाग कैसे कैसे होता है, इसमें भोजन का क्या क्या होता है, कैसे प्रोसेस चलती है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब हम भोजन को, जैसे हम लोगों में भी भोजन पोषण के 5 चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर बहिष्करण। ठीक है, तो इस सब भोजन को यहाँ इस 5 स्टेप से गुजरने के लिए, ठीक है, इन सभी भागों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं, यानी कि मुख कुआं का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भोजन को हम मुख कुआं के जरिए अपने मुंह के अंदर डालते हैं, यानी कि अंतर्ग्रहण हो गया। उसके बाद उस भोजन को अपने दांतों के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है। उसके बाद इन लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है। ठीक है, लार ग्रंथि मुख्यतः 3 होते हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों से लार का स्राव होता है। यह लार भोजन में अच्छे से सना जाता है, जिससे भोजन आसानी से आगे की ओर बढ़ पाता है। ठीक है, तो लार ग्रंथ से लार का स्राव होता है, जिससे भोजन अच्छी तरह से सन जाता है और ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। देखिए, यहाँ से भोजन मुख गुहा से उसके बाद ग्रसनी में पहुंचता है। ठीक है, ग्रसनी में पहुंचने के बाद इसको 2 मार्ग मिलते हैं। जैसे ग्रसनी हो गया, यह ग्रसनी हो गया, यहाँ से एक मार्ग इधर चला जाता है और एक मार्ग आगे चला जाता है। तो ये चला जाता है आपका श्वसन, फेफड़ा, श्वसन क्रिया के लिए यहाँ पे फेफड़ा में चला जाता है, और ये भाग चला जाता है हमारा आमाशय, पेट में। ठीक है, तो भोजन को आमाशय में पहुँचाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ वाला भाग को हटा दिया गया है, इसको हाइड कर दिया गया, इसको नहीं दिखाया गया, क्योंकि हमें श्वसन के बारे में नहीं देखना है, हमें भोजन के आहार नाल के बारे में देखना है, पाचन क्रिया के बारे में देखना है। ठीक है, तो भोजन यहाँ से क्या होता है, आमाशय में ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुँचता है। मुख गुहा में भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका आंशिक रूप से पाचन इसी मुख गुहा में होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो भोजन कहाँ हुआ, ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में पहुंचता है। इस ग्रास नली में की जो नली होती है, नली से ही समझ में आ रहा है कि वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा। ठीक है, उसमें एक प्रकार की गति होता है जिसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं, यानी कि वो फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। ऐसा होने से क्या होता है, भोजन आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, आगे की ओर इसको ढकेला जाता है इस प्रकार गति के कारण। ठीक है, तो इसमें क्रमाकुंचन गति होता है। क्रमाकुंचन गति का मतलब इसके सतह का फिर सिकुड़ना, फिर फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना, यही होता है क्रमाकुंचन। ठीक है, इसके जरिए भोजन आगे की ओर गति करता है और आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, आमाशय हमारे इस आहार नाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। इसमें भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। इसमें मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इस आमाशय में के भित्तियों में बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियाँ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसको हम जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है, जिसमें महत्वपूर्ण आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन है। ठीक है,
इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरे होते हैं, बहुत ही प्रबल अम्ल है, ठीक है, जिसका पीएच मान लगभग 1 के करीब में होता है। और ये पीएच मान ये बहुत ही प्रबल होता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अपनी स्किन में रखा जाए तो स्किन को भी जला सकता है, यानी कि तेजाब से भी खतरनाक होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है, तो जो यहाँ से भोजन आया, ठीक है, उस भोजन में बैक्टीरिया तथा बहुत तरह के रोगाणु होते हैं, ठीक है। तो जैसे इस आमाशय में पहुँचते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस जीवाणु को मार देता है, जिससे पूरी तरह से भोजन प्रोटेक्ट हो जाता है, पूरी तरह हम लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने बैक्टीरिया होते हैं सब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको मार देता है। अब सोच रहे होंगे कि इतना प्रबल अम्ल है, ठीक है, जो हमारे स्किन को जला सकता है, ये आमाशय में रहता है, तब हमारा आमाशय क्यों नहीं जलता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसके सतह पर एक और जठर रस होता है, यहाँ पे चारों तरफ से फैला रहता है, ठीक है, यहाँ पर रहता है, ठीक है, यहाँ पर होती है, जिसको बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। यह म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे आमाशय की भित्तियों की रक्षा करता है, यानी कि यह आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को चिपकने नहीं देता है, जिससे हमारे आमाशय की भित्तियाँ सुरक्षित रहती है, ठीक है। यानी ये आमाशय की भित्ति के कांटेक्ट में नहीं आता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे म्यूकस होता है, ठीक है। और एक और इसमें जठर रस होता है, जिसका नाम है पेप्सिनोजेन, ठीक है। देखिए, देखते हैं आप फिर से। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण कभी कभी इसकी भित्तियों में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, ठीक है, जिसको पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। पेप्टिक अल्सर यह अधिकांश लंबे समय तक भूखे रहने से होता है, ठीक है। अधिकांश जो व्यक्ति बार बार बहुत देर तक भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उनमें ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ज़्यादा होता है, ठीक है, जिससे म्यूकस का स्राव कम हो जाता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय की भित्तियों के कांटेक्ट में धीरे धीरे आते हैं, जिससे यह घाव हो जाता है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो आमाशय में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पेप्सिनोजेन के, ठीक है। तो पेप्सिनोजेन एक निष्क्रिय एंजाइम होता है, एक निष्क्रिय रहता है, ये सक्रिय नहीं होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इस निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके उसको पेप्टोन में बदलता है। यह पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके उसमें उसको पेप्टोन में बदलता है। यानी कि समझ में आया होगा कि पेप्सिनोजेन एक जठर रस है, ठीक है, जो निष्क्रिय होता है, उसको सक्रिय करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सक्रिय करके उसको पेप्सिन में बदल देता है, और यह पेप्सिन फिर प्रोटीन से को पाचन करके उसको पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद भोजन खा जाता है। नेक्स्ट में अब यहाँ से यहाँ पे 4 से 5 घंटा तक यहाँ पे भोजन का पाचन होता है अच्छे से, ठीक है, ये सब प्रोसेस इसमें होती है, ठीक है। उसके बाद यह भोजन को आगे की ओर धकेल दिया जाता है, ठीक है। आगे देख रहे हैं यहाँ पे छोटी आंत है, ठीक है, इस छोटी आंत में धकेल दिया जाता है, ठीक है। छोटी आंत ये बहुत लंबी होती है, नाम है छोटी आंत लेकिन ये होती है बहुत लंबी, ठीक है। आमाशय के जस्ट बाद क्या होता है, ये इसमें पहुँचता है, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, आमाशय में यहाँ से निकलेगा और छोटी आंत में पहुँचेगा, ठीक है। छोटी आंत बहुत लंबी होती है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा नाम है छोटा लेकिन ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो भोजन को यहाँ तक पहुँचाया जाता है। इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है, जिसको ग्रहणी, जेजुनम, इलियम कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रहणी आगे वाला होता है, फिर जेजुनम, फिर उससे उसके बाद इलियम, यानी कि लास्ट वाला भाग इलियम होता है, और ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये आमाशय के पाइलोरिक भाग होता है, ठीक है, पाइलोरिक भाग, ये अंतिम वाला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। तो यहाँ से ये भाग छोटी आंत में पहुँचता है, और छोटी आंत में फिर से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, यानी कि पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया
छोटी आंत में आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर पाचन अच्छी तरह से हो जाता है, जितने भी भोजन का पाचन होना रहता है वो छोटी आंत में आकर कम्प्लीटली हो जाता है। जो भी वसा हो, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, सबका पाचन यहाँ पर जो बचा रहता है सबका पाचन इसमें हो जाता है। और अंतिम रूप से इलियम भाग में इसमें पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है, इसी इलियम भाग में इंगली नामक संरचना होती है जिसको हम विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं। ये जो विलाय होता है उसमें रक्त केशिका का मतलब होता है जो रक्त होती है वो तीन चीज़ में प्रवाहित होती है, धमनी शिरा और रक्त केशिका। तो रक्त केशिका बहुत पतला पतला एक रक्त वाहिनिया होता है जो विलाय में पूरी तरह से उसको घेरे रहता है। ठीक है, यानी कि विलाय रक्त केशिकाओं के कांटेक्ट में रहता है। तो विलाय क्या करता है? पचित भोजन को अवशोषित कर लेता है और रक्त में मिला देता है। ठीक है, और फिर वहाँ से रक्त में मिलने के बाद वहाँ से परिवहन के जरिए कोशिकाओं तक भेज दी जाती है। ठीक है, तो छोटी आंत में ये सभी प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हुए, यानी कि पाचन क्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है छोटी आंत में। ठीक है, अब बात करते हैं अब जो भोजन जो पचने वाला नहीं रहता है, यानी अपचित भोजन। बताए थे कि भोजन में हर एक पार्ट्स पचने वाला ही नहीं होता है, कुछ भोजन का भाग ऐसा होता है जो नहीं पचता है, जिसको अपचित भोजन बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो फिर ये छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में पहुंचता है। ठीक है, बड़ी आंत में पहुंचाई जाती है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, जहाँ से यहाँ पे एक नली होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्कम। ठीक है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक तरह का नली होता है जिसको बोलते हैं सिक्कम। इसी के जरिए ये बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, बड़ी आंत के तीन भाग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक असेंडिंग तरीके से है, ठीक है, और एक इस तरह और एक इस तरह। ठीक है, तो हमारा ये तीन भाग यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे होकर भोजन बड़ी आंत से होते हुए ऐसे होते हुए आपका इस रेक्टम में जमा हो जाता है। ठीक है, जितने भी अपचित भोजन यानी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं सभी जाकर रेक्टम में जमा होते हैं। ठीक है, इस रेक्टम में एक वलय होता है जो जिसके जरिए ये रेक्टम में सभी अपशिष्ट भोजन उसी में कैद रहते हैं, संचित रहते हैं, जमा रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में एनस। ठीक है, तो जब हमको इच्छा होती है उस समय वो वलय खुलता है और एनस के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। जितने भी अपचित भोजन यानी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि यकृत, ये जो लीवर है, और यानी कि दो अंग ऐसे हैं जो आहार नाल के तो भाग नहीं है लेकिन पाचन क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि पहला हो गया यकृत, यहाँ पे यकृत यानी कि लीवर बोल सकते हैं। यहाँ पर यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 किलो करीब में होता है। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कलेजा बोलते हैं। ठीक है, ये यकृत यानी कि लीवर है। ठीक है, और फिर एक और भाग होता है यहाँ पे इतना फोटो कंजस्टेड हो गया इसीलिए हम अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट्स होता है जो पीछे की ओर से रहता है, पत्ता जैसा रहता है। इसे पेड़ जो पत्ता रहता है इधर से अलग से बना दे रहे हैं, ऐसे रहता है, कुछ इस तरह का भाग रहता है, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। जो यहाँ पे होता है उसके जस्ट पीछे से रहता है। ठीक है, अग्नाशय बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि यकृत से पीत रस का स्राव होता है। यकृत की कोशिकाओं के द्वारा पीत का स्राव होता है। और पीत क्या है? तो पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, जो अम्लीय, यहाँ पर अम्लीय कायम को क्षारीय में बदलता है या उदासीन उसको बनाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये और यहाँ पर है आपका अग्नाशयी रस। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो यहाँ से भोजन आमाशय में पहुँचता है, तो आमाशय में जब भोजन पहुँचता है तो उसका पाचन होने के बाद ही यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, और यह अम्ल है तो भोजन को अम्लीय बना देता है। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर पाचन होने के बाद जो भोजन गोले के रूप में जो बदल जाता है पचने के बाद, उसको हम बोलते हैं काइम। उस भोजन को बोलते हैं काइम, यानी आमाशय में भोजन पचने के बाद एक लेई के रूप में बदल जाता है जिसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है, और यह काइम अम्लीय रहता है। इसलिए अम्लीय रहता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नाम है अम्ल
तो अम्ल होता है तो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, अब ये जो अम्लीय रहता है, तो जब इस अम्लीय कायम छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत इस अम्लीय कायम पर काम नहीं कर पाता है, अम्ल के कारण इसमें वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए लीवर यानी यकृत के जरिए पित्त का स्राव होता है और यह पित्त अम्लीय कायम को उदासीन बना देता है, यानी कि इसकी अम्लीयता को ख़त्म कर देता है, जिससे छोटी आंत की जितनी भी एंजाइम है इस पे काम कर सके। एंजाइम का तात्पर्य हम बोल सकते हैं कि भोजन को एंजाइम ही पचाता है, यानी एंजाइम एक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो भोजन को पचाता है। ठीक है, पचाने में मदद करता है, तो उसमें पाचक जो एंजाइम है उसमें अच्छे से काम कर सके, इसलिए यहाँ से पित्त का स्राव होता है। और पित्त हरा रंग का क्षारीय द्रव है जो अम्लीय कायम को उदासीन बना देता है, ताकि छोटी आंत की जो एंजाइम है उसमें कार्य कर सके। ठीक है, फिर तो यहाँ पे पाचन हुआ था। फिर ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय भी एक ग्रंथि होता है जिसका कलर लगभग पीले कलर का होता है। यहाँ से एक अग्नाशयी रस का स्राव होता है। यह अग्नाशयी रस विशेषकर हमारे शुगर का पाचन करता है। इस अग्नाशय के गड़बड़ी होने के कारण हमारे शरीर में शुगर का पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत सारे व्यक्तियों में डायबिटीज़ का बीमारी हो जाता है, शुगर का बीमारी हो जाता है। तो इसी अग्नाशय में गड़बड़ी होने के कारण। ठीक है, इसमें एक हार्मोन का भी स्राव होता है, इंसुलिन, जो मुख्य है, इम्पोर्टेंट होता है डायबिटीज़ के लिए। ठीक है, खैर इसके बारे में हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी तो हम पाचक रस के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अग्नाशयी रस होते हैं। ठीक है, और यह अग्नाशयी रस भोजन के विभिन्न भागों का पाचन करते हैं। ठीक है, तो और ये पीत रस, अग्नाशयी रस और आंत रस एक भाग में आकर मिलते हैं। ठीक है, एक भाग में आकर मिलते हैं, यानी कि किस भाग में मिलते हैं, तो बताए थे कि छोटी आंत 3 भागों में बटा रहता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो फर्स्ट भाग जो ग्रहणी है, उसी ग्रहणी वाले भाग में आपका पीतरस जो एक वाहिनी के जरिए आता है, जिसको हम बोलते हैं पीत वाहिनी के जरिए यहाँ पे पहुँचता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, एक छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से आ गया हमारा पित्त रस। ठीक है, पित्त रस यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पर ये लीवर है, पित्त रस यहाँ से आया, और ये है अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है। यानी कि इस ग्रहणी वाले भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में पित्त रस और अग्नाशयी रस आके मिलते हैं और अम्लीय कायम को उदासीन बनाते हैं, ताकि ये सभी एंजाइम अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है, इस पित्त का एक और बेसिक काम है कि वसा का ये पायसीकरण या विखंडन करता है। ठीक है, जिससे इसका पाचन अच्छे से हो सके, विशेषकर वसा का, फैट का। ठीक है, तो इस तरह से इसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, इसलिए इसकी ज़रूरत हमें होती है। अग्नाशयी रस अग्नाशयी एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन करता है, यानी कि अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों का पाचन मतलब मुख्य रूप से होती है। ठीक है, और इसके जरिए हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम नोट कर दिए हैं कि आहार नाल में भोजन किन किन मार्गों से गुजरता है। यानी पहले मुख में गया। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, वो भोजन छोटे टुकड़े में कटे, लार ग्रंथि से लार का स्राव हुआ और अच्छे से सनाकर वो आगे ग्रसनी से होते हुए आगे चला गया। ठीक है, एक बात और, जैसे इस ग्रसनी से जाता है तो ग्रसनी में 2 भाग होते हैं, जो एक हमारे फेफड़े में चला जाता है और एक सीधा आमाशय के पास चला जाता है। तो फिर देखिएगा कि आमाशय और ग्रसनी के 2 भाग से ऐसे होके गया है, एक फेफड़े की तरह चला जाता है और एक सीधा आमाशय में चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो दोनों भाग है, जहाँ से एक फेफड़े के पास जा रहा है और आमाशय की तरह जा रहा है, यहाँ पर एक तरह संरचना होती है जिसको हम एपिग्लोटिक बोलते हैं। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है ताकि भोजन हमारे फेफड़े में नहीं जा पाए। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भोजन फेफड़े में नहीं आ पाता है और सीधा आमाशय में चला जाता है। ठीक है, तो
नेक्स्ट आते हैं और अगर ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से होते हुए आमाशय पहुंचता है। आमाशय में क्या क्या होता है उसके बारे में बता चुके हैं। फिर इससे होकर छोटी आंत में पहुंचता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ग्रास नली, आमाशय, आमाशय सीधा छोटी आंत में, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ठीक है। इलियम भाग से बड़ा होता है, इसी भाग में भोजन का अवशोषण होता है, क्योंकि छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और पाचन होने के बाद जैसे पाचन होता है उसके बाद अवशोषण होता है, तो इसी छोटी आंत के इलियम भाग में अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के लिए इसमें एक संरचनाएं होती है जिसको बोलते हैं विलाय। विलाय रक्त कोशिकाओं के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। वहाँ से उसका अवशोषण हो जाता है और रक्त में मिलकर कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। उसके बाद जो अपशिष्ट भोजन होता है वो बड़ी आंत के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। पहले रेक्टम में जमा रहता है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उसको एनएस के जरिए हम शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख अंग थे यकृत और अग्नाशय। ये आहार नाल का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें ये मदद करते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में एक तरह का संरचनाएं होती है जिसके द्वारा ये जुड़ा रहता है, जिसको हम बोलते हैं सिक्कम, सिक्कम बोलते हैं। और ये दोनों के बीच में यहाँ से एक संरचनाएं निकलती है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। यह एक अवशेषीय अंग है जिसके शरीर में कोई काम नहीं रहता है, इसलिए कभी कभी क्या किया जाता है, ऑपरेशन के जरिए इसको बाहर निकाल दी जाती है। या कभी कभी भोजन के कण ज़्यादा फंसने के कारण इसकी साइज बड़ी हो जाती है, जिसके कारण पेट दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, इस अपेंडिक्स को ऑपरेशन के जरिए शरीर से बाहर निकल दी जाती है, ठीक है। एक बात और, इस छोटी आंत में जब भोजन पूरी तरह से पहुंच जाता है तो तरल रूप में अवस्था में बदल जाता है। इस तरल अवस्था में जब भोजन बदल जाता है तो इसको हम बोलते हैं चाइल। क्या बोलते हैं? चाइल। यहाँ पे आमाशय में भोजन लेय के रूप में था तो इसका नाम था काइम, लेकिन जस्ट यहाँ पे आया तो यहाँ पे तरल अवस्था में बदल गया, इसको बोलते हैं चाइल, ठीक है। यहाँ पे भोजन वही, लेकिन यहाँ पे नाम उसका बदल जाता है चाइल, ठीक है, ठीक है। तो आशा करते इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होगी, कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है इसके बारे में समझे होंगे। उसके बाद आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में देखिए।